अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और सेहत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल के साथ मैं डॉक्टर अरशद नदीम अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बच्चेदानी में पानी की थैलियों का बनना, उनकी अलामात क्या हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, उनकी अक़साम क्या हैं और उसको हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे और उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई टॉपिक जो है वो देखना हो तो आप बराह रास्त मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये तमाम मालूमात देख सकते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो कि अल्ट्रासाउंड और उसकी रिपोर्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर ये तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। बच्चेदानी में पानी की रसोली के बनने की मेन वजह जो है वो इंक्रीज़ ईस्ट्रोजन लेवल का होना है। ख़वातीन में 2 तरह के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो अपने मिक़दार से ज़्यादा हो जाए या उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो बच्चेदानी में पानी की रसोलियाँ जो है वो बनती रहती हैं। जो एज है वो 15 साल से लेकर 50 साल की ख़वातीन को हम रिप्रोडक्टिव एज भी कहते हैं। तो काफ़ी आप देखेंगे कि इस एज ग्रुप में आपको अक्सर ख़वातीन में जो है वो बच्चेदानी में रसोलियाँ देखने में मिलेंगी। जहाँ तक इन पानी की थैलियों की अक़साम का ताल्लुक है तो सबसे पहले और बहुत कॉमन जो है वो सिंपल सिस्ट होता है। और ये सिंपल सिस्ट जो है वक्त के साथ साथ खुद ही रिग्रेस हो जाता है। पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सिस्ट नज़र आता है और दूसरे या तीसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सिस्ट जो है वो गायब हो जाते हैं। दूसरी टाइप जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। कभी कभी इसके अंदर खून जमा हो जाता है और इसको हम हेमोरेजिक सिस्ट कहते हैं और ये दर्द का बाइस भी बनता है। तो ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दी जाती हैं और ये खुद ब खुद जो है वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तीसरी तरह के सिस्ट जो हैं उसको कहते हैं इंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट जो है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट होता है और कभी-कभी पेशेंट में जो है वो तकलीफ़ का बाइस भी बनता है। तो ऐसी सूरत में पहले तो मेडिसिन ट्राई की जाती है और अगर ना हो तो फिर इसकी सर्जरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। चौथा सिस्ट जो है उसे डर्माइड सिस्ट कहते हैं। ये डर्माइड सिस्ट अल्ट्रासाउंड पे बड़ी आसानी के साथ पहचाना जाता है। इसमें कभी-कभी बाल होते हैं या दाँत होते हैं या बोन का कोई फ्रैगमेंट होता है और ये काफ़ी पेनफुल होते हैं, तो इसको जो है वो निकालना ज़रूरी होता है। तो इनको हम टेराटोमा भी कहते हैं या इनको कॉमन जो इंग्लिश है उसमें हम डर्माइड सिस्ट कहते हैं। और जो 5वां सिस्ट है उसको मैलिग्नेंट सिस्ट कहते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक होता है, ये कैंसर फॉर्मेशन होती है और इसकी सर्जरी करना जो है वो ज़रूरी होती है। अगर इन पानी की थैलियों की अलामात को देखा जाए तो बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन पर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, यानी मरीज़ को पता ही नहीं होता और उसमें ये पानी की थैली होती है और ये कोई प्रॉब्लम काज़ नहीं करती। कुछ लोगों में जो है पेट के निचले हिस्से में जो है काफ़ी दर्द होता है, कुछ लोगों में मेंसेस के दौरान दर्द होता है, कुछ लोगों को पेशाब करने में या पखाना करने में थोड़ी-सी तकलीफ़ जो है वो महसूस होती है और बाज़ लोगों में ये सिस्ट जो है इनफर्टिलिटी का या प्रेगनेंसी अचीव ना होने का बायस भी जो है ये बन सकती है। ये तमाम अलामात डिपेंड करती है कि कौन-सी किस्म की जो है वो रसोली है, क्योंकि हर तरह की रसोली जो है अपने-अपने मख़सूस अलामात जो है अपने सामने रखती है। लेकिन ज़्यादातर कॉमन जो है वो सिंपल सिस्ट होता है जो कि खुद ब खुद ही कुछ वक़्त के बाद जो है वो रिग्रेस हो जाता है। जहाँ तक इन पानी की रसोलियाँ या पानी की थैलियों की डायग्नोसिस का ताल्लुक है तो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम इन्वेस्टिगेशन जो है वो अल्ट्रासाउंड है। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे जो है ये रसोलियाँ बड़ी आसानी से नज़र आ जाती हैं और अगर उसमें कोई पेचीदगी देखनी हो या डिटेल से देखना हो तो इसको हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल स्कैन कराया जाता है। कभी-कभी ये देखने के लिए कि ये प्रॉब्लम किसी कहीं और या सराउंडिंग एरिया को तो इन्वॉल्व नहीं करता, तो एमआरआई कराना जो है वो ज़रूरी होता है। इसके साथ-साथ अगर कोई रसोली पर या पानी की थैली पर मैलिग्नेंसी या कैंसर का शक हो तो कुछ ब्लड टेस्ट करवा लिए जाते हैं ताकि कंफर्म किया जा सके कि इसके अंदर कोई मैलिग्नेंट या कैंसर की जो अलामात हैं या कैंसर की जो सेल्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं। जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो पानी की रसोलियाँ जो हैं या पानी की थैलियाँ जो हैं जो कि बच्चेदानी में होती हैं, इसका कोई मख़सूस इलाज नहीं होता क्योंकि ये खुद ब खुद ही रिग्रेस होती हैं। तो इनके जो एसोसिएटेड सिम्पटम्स हैं उसके लिए हमें पेन किलर दे देना पड़ता है या कभी-कभी एंटीबायोटिक दे देनी पड़ती है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। नॉर्मली जो रूल होता है वो वेट एंड वॉच का रूल होता है कि आप उसको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फ़ॉलो अप करते हैं और देखते हैं तो उस वक़्त तक ये जो पानी की थैली है ये डिज़ॉल्व हो चुकी होती है। कभी-कभी ये खुद ही रप्चर होके लीक हो जाती
होती है। तो इसलिए अगर 5 से 6 सेंटीमीटर तक का अगर इसका साइज़ है, तो ऐसी रसोलियों को जो है वो और ऐसी पानी की थैलियों को छोड़ दिया जाता है। और अगर इसके साथ-साथ इन रसोलियों की वजह से, इन पानी की थैलियों की वजह से कोई और अलामात हैं, जिस तरह अगर पेशेंट में प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, तो फिर उसकी सर्जरी करना ज़रूरी है। या अगर उस मरीज़ में ये मुसलसल 6 महीने से ज़्यादा 1 साल तक ये रसोली मौजूद है या पानी की थैली मौजूद है, तो इसकी सर्जरी करना ज़रूरी होती है। या इसके साथ-साथ मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन है, तो भी इसकी सर्जरी ज़रूरी होती है। इसके साथ-साथ प्रेगनेंसी में अगर ये पानी की थैलियाँ हों, तो अक्सर इसको इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर इसमें पेन या मरीज़ को दर्द या कोई और शिकायत हो, तो ऐसी सूरत में फिर उसकी सर्जरी कराई जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है कि पानी की थैलियों को जो है ना छेड़ा जाए, क्योंकि ये वक़्त के साथ-साथ खुद ब खुद ही रिज़ॉल्व हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि पानी की थैलियों से मुताल्लिक़ आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगी होगी। और एक दफ़ा फिर अगर आपको मज़ीद मेडिकल से रिलेटेड कोई टॉपिक देखना हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बराह रास्त जाके देख सकते हैं। अगली किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।